हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। ये लॉन्चिंग नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि से की गई है। इस योजना के लिए बजट 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। योजना के मुख्य कंपोनेंट्स में पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट और इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन शामिल हैं। योजना में 18 परंपरागत व्यवसायों को कवर किया गया है। इसमें बढ़ई, सुनार, लोहार, मोची, नाई, दर्जी, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मालाकार और नाव बनाने वाले जैसे कई व्यवसाय शामिल किए गए हैं। योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री मुहैया कराया जाएगा, जिसकी ब्याज दर 5% रहेगी। ये लोन पहले 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिसे 18 महीनों में चुकाना होगा। इसके बाद लाभार्थी 2 लाख रुपए के अतिरिक्त लोन को ले जा सकेंगे। ये लोन अनुसूचित व्यावसायिक बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है। इसमें मार्केटिंग सपोर्ट भी मुहैया कराया जाएगा, जिसमें ब्रांडिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट शामिल हैं। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के बाद 15,000 रुपए तक का टूल किट इंसेंटिव भी दिया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन के लिए कौशल प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत एक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए अकाउंट में जमा कराया जाएगा। 1 महीने में अधिकतम 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन पर यह इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यहाँ परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के व्यक्ति योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है। इसे AES यानी अलायंस ऑफ साहेल स्टेट नाम दिया गया है। यह संगठन माली की राजधानी बामाको में लिप्टाको गोरमा चार्टर के तहत गठित किया गया है। इस चार्टर के तहत तीनों में से किसी एक देश पर मिलिट्री आक्रमण होता है तो ये तीनों देश मिलकर मुकाबला करेंगे। तीनों देश आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए भी साथ हैं। यह संगठन सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर गठित किया गया है। USA के नेतृत्व वाला नाटो भी इसी थ्योरी पर काम करता है। साल 2012 से माली और 2015 से बुर्किना फासो और नाइजर से जिहादी उग्रवादियों का सामना कर रहा है। 2020 के बाद से तीनों ही देश में तख्ता पलट हो चुका है। नाइजर में जुलाई 2023 में ही तख्ता पलट हुआ था। AES का गठन तीनों क्षेत्र के मिलिट्री नेताओं ने ही किया है। इस तख्ता पलट के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देशों के क्षेत्रीय संगठन इकोवास ने नाइजर में दखल देने की बात कही है। इस दखल पर बुर्किना फासो और माली ने साफ किया था कि इसे उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। इकोवास का गठन 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ किया गया था। इकोवास पर ट्रीटी पर 28 मई 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके सदस्य देशों में बेनिन, बुर्किना फासो, कोबो वर्दे, कोड डी आइवोर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल और टोगो शामिल हैं। इनका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। इकोवास का मकसद है पश्चिमी अफ्रीका के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, पश्चिमी अफ्रीका का एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना। गौरतलब है कि लिप्टाको गोरमा क्षेत्र वो एरिया है जहां पर माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं मिलती हैं। बीते कुछ सालों से यह क्षेत्र सशस्त्र विद्रोहियों से ग्रस्त है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंध, निक्षेपों की खोज, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुखी प्रसार, सफल तख्तापलट। केंद्र सरकार ने UPAG यानी यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यानी उपज जारी किया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद कृषिगत आंकड़ों को प्रतिबंधित करना है।
इसे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी लॉन्चिंग नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के द्वारा की गई है। इस पोर्टल पर फसल के उत्पादन, मंडी के भाव, खरीद और स्टॉक के संबंध में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। कृषि से संबंधित वस्तुओं की रियल टाइम, मानक और वेरीफाइड जानकारी मुहैया कराई जाएगी। डाटा बहुत आसानी से तेज स्पीड के साथ हासिल हो सकेगा। इसके अलावा ये डाटा जिला और तालुका के स्तर पर अपडेट होगा, जिससे पॉलिसी मेकर्स को भी लाभ होगा। ये पोर्टल ई गवर्नेंस के सिद्धांत के मुताबिक है। इससे भारत के कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता, स्मार्टनेस और तेजी देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फार्मर रजिस्ट्री और कॉप सर्वे जैसी पहलें शुरू की गई हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी की तैनाती 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 के बीच आसियान देशों में की गई है। समुद्री प्रहरी एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे भारत की आसियान में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पहल के तहत तैनात किया गया है। इसका मकसद इंडियन कोस्ट गार्ड की मरीन पोल्यूशन के प्रति जवाबी कार्यवाही और इस क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाना है। इस पोत पर प्रदूषण के लिए जवाबी कार्यवाही करने में सक्षम चेतक हेलीकॉप्टर भी है। ये पहल नवंबर 2022 में आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा घोषित की गई थी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर विजन के मुताबिक है। हिंद महासागर के लिए भारत के रणनीतिक विजन को सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम दिया गया है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है? कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय? अगला प्रश्न है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया शामिल हैं। यह पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका के एकीकरण के मकसद से लॉन्च किया गया संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई नहीं? और अब नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जान लेते हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, यशोभूमि का निर्माण किया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश में? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डाटा ई कोड परियोजना के तहत है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में कमी आएगी। इसमें रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी सभी तीन। कर्नाटक के बेलूर, हेलीवुड और सोमनाथ में स्थित होयसल मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई बैठक में लिया गया है। अब भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स के मामले में 6वें नंबर पर पहुंच गया है। इन तीनों मंदिरों को ASI का संरक्षण हासिल है। होयसल मंदिरों में मंदिर निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिरों का निर्माण तारे की डिजाइन में किया जाता है। साथ ही उन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है जिसे जगती कहा जाता है। मंदिरों के निर्माण के लिए क्लोरिटिक स्टिट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है जिसे सोपेस्टोन भी कहा जाता है। इन मंदिरों में कर्नाटक के बेलूर में स्थित चेन्ना केशव मंदिर शामिल है। यागची नदी के किनारे बने इस मंदिर को होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। मंदिर को चोलों पर विजय प्राप्ति के अवसर पर बनवाया गया था, इसलिए इसे विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है। चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चेन्ना का अर्थ होता है सुंदर और भगवान विष्णु को केशव भी कहा जाता है। वैष्णव मंदिर होने के बावजूद इसकी दीवारों पर शैव, शक्ति, जैन और बौद्ध धर्म की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। हलेबीडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल राजाओं द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा शिव मंदिर है। मंदिर के सामने एक नंदी मंडप बनाया गया है जिसमें नंदी की विशाल प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, संतों, जानवरों, पक्षियों और होयसल राजाओं के जीवन के चित्र उकेरे गए हैं। हलेबीडु को पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथपुर के केशव मंदिर को नरसिम्ह तृतीय के काल में उनके जनरल दंडनायक सोमनाथ के द्वारा बनवाया गया था। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि संसद का यह सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जा रहा है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा में पहला विधेयक महिला आरक्षण पर पेश किया गया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है।
सरकार के मुताबिक इससे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण में बढ़ेगी। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। बिल में लोकसभा, विधानमंडलों में विधानसभा और दिल्ली असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट्स के भीतर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। यह रिजर्वेशन 15 सालों के लिए प्रस्तावित किया गया है। रिजर्वेशन परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत 14.36% है। वर्तमान लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद हैं। कई राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। देश में राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने का इतिहास तकरीबन 27 साल पुराना है। पहली बार संसद और राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बिल साल 1996 में HD देवगौड़ा सरकार के समय पेश किया गया था। तब से लेकर लगभग हर सरकार ने ऐसे प्रयास किए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते सभी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। साल 2010 में यूपीए सरकार राज्यसभा से बिल पास कराने में सफल रही थी, हालांकि लोकसभा में आगे नहीं बढ़ सका था। आपको बता दें कि साल 1987 में राजीव गांधी सरकार के समय मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने नेशनल प्लान फॉर विमेन 1988 से 2000 पेश किया था। इस समिति की 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल है। इन सिफारिशों के आधार पर ही प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा के काल में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया था। UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें सत्र से पहले एक साइड इवेंट आयोजित किया गया है। ये इवेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आयोजित है। इस मौके पर UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत का विजन AI फॉर ऑल बताया है। भारत AI को समावेशी समृद्धि, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समाधान और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अहम मानता है। AI फॉर ऑल के मकसद को पूरा करने के लिए भारत ने कई प्रयास किए। साल 2018 में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च की गई। साल 2022 में इंडिया AI पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया AI यानी नेशनल AI पोर्टल फॉर इंडिया भारत के AI कार्यक्रम के लिए कंटेंट रिपोजिटरी के तौर पर अहम है। यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत है। भारत के AI पिलर्स में AI इन गवर्नेंस, डाटा फॉर AI, स्किलिंग इन AI, AI IP एंड इनोवेशन, AI एथिक्स एंड गवर्नेंस और AI कंप्यूटेड एंड सिस्टम्स शामिल हैं। FEMMI यानी फ्रीडम ऑफ माइनर मिनरल्स इंडस्ट्री ने नीति आयोग से पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म मिनरल पॉलिसी लागू करने की वकालत की है। मांग के मुताबिक इससे देश में वन नेशन वन मिनरल वन टैक्स व्यवस्था के तहत पारदर्शी तरीके से खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। गौरतलब है कि द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत माइनर मिनरल्स पर विधिक और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। एक्ट की धारा 15 राज्य सरकारों को माइनिंग लीज संबंधी अधिकारों की शक्ति प्रदान करती है। इससे राज्य सरकारों ने माइनर मिनरल्स के खनन में कानूनों को जटिल बना रखा है। मांग की गई है कि द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत गाइडलाइंस जारी किया जाए, जिससे सभी राज्यों में एक समान नियम लागू किया जा सके। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इंडिया AI पोर्टल संबंधित है कृषि से, शिक्षा से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से या फिर देश में नवाचार के विकास से? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर अपने तारे की आकृति की शैली के लिए प्रसिद्ध है। सभी होयसल मंदिर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें में से कोई नहीं? अब एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है? कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय? इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया शामिल हैं। यह पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के एकीकरण के मकसद से लॉन्च किया गया संगठन है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजर शामिल हैं। ये तीनों देशों में आपसी रक्षा के लिए किया गया पैक्ट है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें सत्र की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की जा रही है। इसकी थीम रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्निटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक्सेलरेशन एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल रखी गई है। इस मौके पर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने वैश्विक संस्थानों में बड़े सुधारों की बात कही है। इनमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुधार शामिल हैं, जिससे आधुनिक चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रीडिज़ाइन करने की बात कही गई है, जिससे वित्त को यूनिवर्सल बनाया जा सके। ये स्ट्रक्चर विकासशील देशों के लिए सेफ्टी नेट का काम कर सकेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। आपको बता दें, यूएनजीए यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों की बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट को वैल्यू बराबर में रखा जाता है। यूएनजीए के कुछ प्रमुख कामों की बात करें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए यह जिम्मेदार है। यूएन बजट को अप्रूव करती है। यूएन चार्टर के मुताबिक यूएनजीए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन मुद्दों को देखने के लिए भी जिम्मेदार है जिन्हें यूएनएससी के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज में लैंगिक समानता को लेकर वकालत की है। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि यदि विमेन ऑफिस सियाचिन में पोस्ट की जा सकती हैं, तो आर्मी में पुरुषों को नर्स के तौर पर नियुक्ति क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में केवल महिलाओं को नर्स के तौर पर नियुक्त करने के असंवैधानिक प्रावधान पर सुनवाई की जा रही थी। इस पर केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर ने जवाब दिया है कि आर्मी में यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है और यह एक परंपरा बन गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, वहीं पुरुषों को नर्स के तौर पर नियुक्ति से मनाही लैंगिक समानता पर एक सवाल है। आपको बता दें कि लैंगिक समानता एक व्यापक संकल्पना है। इसकी परिभाषा के मुताबिक अधिकारों और अवसरों तक पहुंच जेंडर से अप्रभावित हो, यानी किसी विशेष जेंडर के चलते अवसर और अधिकार हासिल ना हो, बल्कि सभी जेंडर्स को बराबरी हो। लैंगिक असमानता का सामना केवल महिलाएं ही नहीं करती, ये पुरुषों, महिलाओं, ट्रांस और जेंडर डाइवर्स लोग सब पर लागू होती है। सतत विकास लक्ष्य 10 हर तरह की असमानता को खत्म करने की बात करता है। भारत सरकार सिविलियन अवार्ड्स की लाइन पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू करने जा रही है। ये पुरस्कार 4 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। ये पुरस्कार साल 2024 से शुरू किए जाएंगे। विज्ञान रत्न में वैज्ञानिकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को सम्मान दिया जाएगा। विज्ञान श्री किसी क्षेत्र विशेष में वैज्ञानिकों के योगदान के लिए दिया जाएगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में युवा वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान टीम के तहत 3 या उससे अधिक या ज्यादा लोगों की टीम को पुरस्कृत किया जा सकेगा। ये पुरस्कार 13 डोमेन्स में दिए जाएंगे। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंसेज, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक विज्ञान के हर क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक साल में केवल 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान श्री की संख्या 25 और विज्ञान युवा पुरस्कार की संख्या 25 तक सीमित रहेगी। विज्ञान टीम पुरस्कार में 3 टीम्स को चुना जाएगा। केवल विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में अधिकतम उम्र सीमा 45 साल रहेगी। विजेताओं का चुनाव मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा किया जाएगा। शुरुआत के 2 सालों तक पुरस्कारों की प्रक्रिया CSIR के द्वारा पूरी की जाएगी। बाद में इसे हाल ही में गठित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सौंप दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशंस 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच स्वीकार किए जाएंगे। वहीं पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को की जाएगी। साथ ही अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 के दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस साल 1998 में
11 मई के ही दिन पोखरण में भारत में सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर हाल ही में चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद इसे घोषित किया गया है। FSSAI ने उत्तर पूर्व के राज्यों में बहुतायत में पाए जाने वाले मिथुन को फूड एनिमल का दर्जा दिया है। ये टैग 1 सितंबर 2023 से लागू है। इससे किसानों और ग्रामीण आदिवासी समुदायों को मिथुन के मीट की सेल से व्यावसायिक लाभ होगा। उत्तर पूर्व के राज्यों के कुछ क्षेत्रों में इसे कई पीढ़ियों से कंज्यूम किया जा रहा है। ये एक रूमिनेंट स्पीशीज यानी जुगाली करने वाला जानवर है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाया जाता है। मिथुन का सांस्कृतिक तौर पर महत्व है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। मिथुन के मीट में लो फैट कंटेंट होता है। इसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। पोषक तत्वों के लिहाज से इसका मीट एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अभी तक इसके मीट को विशेष मौके मसलन शादी या त्योहार पर ही सेल किया जाता था। FSSAI के फूड एनिमल टैग से अब इसे कॉमर्शियल सेल किया जा सकेगा। अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की। पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस जानवर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? हिमालयी यॉक, हिमालयी ताहर, मिथुन या फिर पहाड़ी बकरी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। साथ ही नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जान लेते हैं उनके सही आंसर क्या थे। इंडिया AI पोर्टल संबंधित है कृषि से, शिक्षा से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, देश में नवाचार के विकास से। इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर अपनी तारे के आकार की शैली के लिए प्रसिद्ध है। सभी होयसल मंदिर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो ही कथन सही हैं। सभी होयसल मंदिर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं। बांग्लादेश में हिल्सा मछली को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। यह समय हिल्सा मछली की ब्रीडिंग का साल का सबसे मुख्य समय होता है। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है, साथ ही बांग्लादेश के जियोग्राफिकल इंडिकेशन में से एक है। हिल्सा एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। बांग्लादेश दुनिया के कुल हिल्सा उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। हिल्सा का साइंटिफिक नाम तेनुलोसा इलिशा है। यह एक एनाड्रोमस मछली है। एनाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन नदियों, एक्सचुरियों और कोस्टल एरिया और महासागरों में बिताती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए ताजे पानी की ओर माइग्रेट करती हैं। इसके विपरीत कैटाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन ताजे पानी में गुजारती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सॉल्ट वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। हिल्सा के इस विशेष हैबिटेट पैटर्न के चलते इसे एक्वाकल्चर या अन्य किसी तरीके से उत्पादित नहीं किया जा सकता। वहीं मछली खाने वालों में विशेष तौर पर दक्षिण एशिया में हिल्सा की मांग ज्यादा है, जिससे कॉमर्शियली इसका ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। इसके अलावा प्रदूषण और माइग्रेशन में भी हो रहे बदलाव के चलते इसकी संख्या में कमी आ रही है। ईरान की संसद ने हेडस्कार्फ यानी कि हिजाब को लेकर एक सख्त कानून पारित किया है, जिसके मुताबिक महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अब अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने वाली महिलाओं या उन्हें समर्थन देने वाले लोगों पर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। कानून में उन व्यवसायियों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब ये कि अगर किसी दुकानदार ने किसी हिजाब न पहनने वाली महिला को सामान बेचा तो वे दुकानदार को भी दंड देंगे। ऐसे कार्यकर्ता जो हिजाब के लिए एकजुट होकर विरोध करते हैं उन्हें भी कानून के तहत सजा मिलेगी। संगठित होकर हिजाब का विरोध करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ईरान की 290 सदस्यों वाली संसद के 152 सांसदों ने इस पर सहमति दे दी है। अब यह कानून गार्जियन काउंसिल के द्वारा रेटिफाई किया जाएगा। गार्जियन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग के तौर पर काम करता है। ईरान का यह कानून महसा अमीनी की डेथ एनिवर्सरी के बाद आया है। गौरतलब है कि बीते साल ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। महसा अमीनी का कसूर था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसी के चलते धार्मिक मामलों की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हिरासत में हुई मारपीट के चलते वे कोमा में चली गईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके विरोध में ईरान की महिलाओं ने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया। वे अपने हिजाब जलाकर और बाल काटकर विरोध प्रदर्शन करती रहीं। हालांकि पुलिस का कहना था कि ये मौत हार्ट फेल्योर के चलते हुई थी।
हिजाब अरबी भाषा का एक शब्द है। शब्दकोश में इसका अर्थ रुकावट है और दीवार बताया गया है। माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब करने को अनिवार्य बना दिया था। CPF यानी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट्स ने ज्वाइंट कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट टुवर्ड्स 2030 लॉन्च किया है। इसके तहत 4 फोकस एरियाज निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन, डाटा साइंस एंड इनोवेशन, फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस रेंजिंग शामिल हैं। इसके मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों के तहत वनों को बचाने के लिए ज्यादा राजनीतिक प्रतिबद्धता और कार्यवाही की जरूरत है। गौरतलब है कि निवर्णीकरण के चलते 1990 से दुनिया के तकरीबन 420 मिलियन हेक्टेयर वन समाप्त हो चुके हैं। ये गति कुछ धीमी हुई है। 2010 से 2015 के दौरान हर 12 मिलियन हेक्टेयर वन समाप्त हुए हैं। वहीं 2015 से 2020 के दौरान ये आंकड़ा 10 मिलियन हेक्टेयर रहा है। आपको बता दें कि CPF एक अभिनव स्वैच्छिक भागीदारी है, जिसमें 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द UN के एक प्रस्ताव के जरिए अप्रैल 2001 में गठित किया गया था। CPF IAF यानी द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट्स के मुख्य कंपोनेंट्स में से एक है। IAF के अन्य कंपोनेंट्स में UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स यानी UNFF और इसके सदस्य देश, द UNFF सेक्रेटरीट, द UNFF ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क यानी GFFFN और द UNFF ट्रस्ट फंड शामिल हैं। CPF का मुख्य काम UN फोरम ऑन द फॉरेस्ट UNFF और इसके सदस्य देशों को सहायता मुहैया कराना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर आधारित की गई है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को 12 साल के आचार्य शंकर के तौर पर दिखाया गया है। उसी उम्र में उन्हें ज्ञान हासिल हुआ था। इस मौके पर अद्वैत लोक का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। अद्वैत लोक आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित एक म्यूजियम है। आचार्य शंकराचार्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांता भी स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। इनका सिद्धांत अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के मुताबिक सृष्टि का एकमात्र तत्व ब्रह्म है और व्यक्ति माया रूपी संसार में भ्रमित होता रहता है। उन्होंने देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करी। इसमें उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका शामिल हैं। अब बारी है आज के बुलेटिन पर बने प्रश्नों पर नजर डालने की। पहला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन नदियों, एस्चुरी, कोस्टल एरिया और महासागरों में बिताती हैं। प्रजनन के लिए ताजे पानी की ओर माइग्रेट करती हैं। कोटाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन ताजे पानी में गुजारती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सॉल्ट वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें में से कोई नहीं। अब हम नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या हैं उनके सही जवाब। पहला प्रश्न था, सितंबर 2023 में किस जानवर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? हिमालयी यॉक, हिमालयी ताहर, मिथुन या फिर पहाड़ी बकरी? इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस? इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद राइनो की जैव विविधता में अहमियत को सेलिब्रेट करना है। दुनिया में 5 तरह की राइनो की प्रजातियां पाई जाती हैं: सुमात्रा राइनो, जावा राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ब्लैक और व्हाइट राइनो। व्हाइट राइनोज अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्तमान में इसकी 2 उप प्रजातियां नॉर्दर्न और सदर्न राइनो मौजूद हैं। इनमें नॉर्दर्न राइनो के पास मात्र 2 ही जानवर पूर्वी अफ्रीका के सेंचुरी में बचे हैं। ब्लैक राइनो भी अफ्रीका के सवाना घास के मैदान में पाए जाते हैं। इनमें मादा और सब एडल्ट आमतौर पर सामाजिक होते हैं। वहीं मेल ब्लैक राइनो एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनका रंग काला नहीं होता है, लेकिन ये नाम से शायद व्हाइट राइनो से अलग करने के लिए
मिट्टी से ढके रहने के चलते दिया गया होगा। इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हालांकि इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इनका प्रजनन काल 15 से 16 महीनों का होता है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम के ही ओरांग नेशनल पार्क, पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क में भी इनकी संख्या मौजूद है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के जलदपाड़ा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क में भी वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के मुताबिक इनकी संख्या 4000 का आंकड़ा पार कर गई है और ये इनके कंजर्वेशन के लिए किए गए प्रयासों को दिखाता है। वहीं जावा राइनोज केवल इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। पहले ये पूरे दक्षिण एशिया में पाए जाते थे। इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रा राइनो को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। ये एशिया में पाया जाने वाला इकलौता 2 हॉर्न राइनो है और ये इंडोनेशिया तक ही सीमित है। हाल ही में सऊदी अरब ने एशियन प्रीमियम में कटौती की है। ये निर्णय भारत और चीन द्वारा अपने ऑयल आयात को रूस से बढ़ाने के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। वहीं चीन और भारत क्रूड ऑयल के सबसे बड़े आयातकों में शामिल हैं। एशियन प्रीमियम ओपेक द्वारा एशियाई देशों पर लागू किया जाने वाला एक्स्ट्रा अमाउंट है। ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। क्रूड ऑयल की इस प्राइस मैकेनिज्म को भेदभावपूर्ण माना गया है। इसमें एशिया को मिडिल ईस्ट से तेल आयात करने में USA और यूरोप के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ये व्यवस्था 1980 के अंत में शुरू हुई थी। ये वो दौर था जब गल्फ रीजन के अलावा तेल उत्पादन के और केंद्र नहीं थे। एशियाई देश ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल के आयात पर निर्भर करते थे। उस समय तेल उत्पादक देशों ने पावर का फायदा उठाया था और एशियाई देशों के लिए एशियन प्रीमियम के नाम पर ज्यादा कीमतें तय की गई थीं। अब वक्त बदला है। शेल बूम के बाद से US ने भी तेल निर्यात शुरू कर दिया है। तेल के उत्पादन के नए केंद्र उभरे हैं। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी वृद्धि हुई है। साथ ही एशियाई देशों के पास बार्गेनिंग पावर बढ़ाने से अब इस भेदभाव में आने वाली व्यवस्था को बनाए रखने की कोई वजह नहीं बची है। ओपेक से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संस्था है। इसका गठन साल 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। शुरुआत के 5 सालों में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था। इसके बाद में ऑस्ट्रिया के वियना में शिफ्ट कर दिया गया। इसका मकसद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में फेयर और स्टेबल बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच पेट्रोलियम से जुड़ी नीतियों में एकरूपता बनाना है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला शब्द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चा तेल, बहुमूल्य धातु की, दुर्लभ मृदा तत्वों की या फिर यूरेनियम की? इसका सही जवाब है विकल्प A। G4 देशों ने UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग को फिर से दोहराया है। यह विस्तार UNSC की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में करने की मांग की गई है। UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 78वीं बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की जा रही है। G4 देशों की बैठक इसी के साइड इवेंट में आयोजित की गई है। इन देशों के मुताबिक UNSC को ज्यादा समावेशी, प्रतिनिधिमूलक और प्रभावी बनाने के लिए दोनों श्रेणियों में विस्तार जरूरी है। G4 देशों की ये कवायद एक लंबे वक्त से जारी है। आपको बता दें कि UNSC की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। सभी 15 देशों के पास वोट होता है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसे वीटो पावर कहा जाता है। UN चार्टर के मुताबिक वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी UNSC के पास है। नई दिल्ली में नदी उत्सव का आयोजन 22 से 24 सितंबर के बीच किया जा रहा है। यह आयोजन IGNCA यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। इसकी थीम यमुना नदी रखी गई है। इसे IGNCA के प्रोजेक्ट रिवराइन कल्चर्स ऑफ इंडिया के तहत आयोजित किया जाता है। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट 6 नदियों पर फोकस करता है। इनमें उत्तर में गंगा, यमुना और सिंधु शामिल हैं। वहीं दक्षिण में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी शामिल हैं।
इस उत्सव का मकसद प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक देश का जल निकायों के साथ रहे संबंध को दिखाना है। इससे पहले ये उत्सव बिहार के मुंगेर में गंगा के तट पर, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के तट पर आयोजित किया जा चुका है। आपको बता दें कि यमुना हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की। पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला शब्द एशियन प्रीमियम निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? रेयर अर्थ मटेरियल, क्रूड ऑयल, भारत और चीन के प्रमुखों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, या फिर लिथियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में कौन से राइनो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ओजुंग कोलोन नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि पिछले बुलेटिन पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, आदि शंकराचार्य के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, या फिर द्वैताद्वैतवाद। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन नदियों, एस्चुरी, कोस्टल एरिया और महासागरों में बिताती हैं। प्रजनन के लिए ताजे पानी की ओर माइग्रेट करती हैं। केटाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन ताजे पानी में गुजारती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सॉल्ट वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प सी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।